हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स की बात की थी। हम लोगों ने देखा था कि NaCl और CaCl टाइप स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। हमने डिस्कस भी किया था कि उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मुला यूनिट्स क्या होती हैं, पैकिंग फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ और आयनिक क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। वो दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें मैं जो बाकी लिखवा रहा हूँ वो भी आपके काम में आ सकते हैं। हेडिंग डालें नेक्स्ट थर्ड, which is ZnS type structure। कौन सा स्ट्रक्चर है? ZnS टाइप। तो आप देखो ZnS टाइप में आपके पास दो तरह के स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं, दो तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। ठीक, एक तो होता है आपका जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, या फिर आप इसे स्फेलेराइट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो? जिंक ब्लेंड बोल सकते हो या फिर स्फेलेराइट स्ट्रक्चर बोल सकते हो। और जो आपका दूसरा स्ट्रक्चर बनता है वो होता है वुडज़ाइट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? वुडज़ाइट स्ट्रक्चर। तो देखो क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। दोनों का बेसिक अरेंजमेंट सेम होता है, लेटिस का फर्क है। अगर आप जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर की बात करो ZnS की, तो यहाँ पर S2- जो है वो आपका CCP या फिर आप क्या बोल सकते हो उसे FCC लैटिस बनाता है। क्या बनाता है? CCP या फिर FCC लैटिस बनाता है। और जो आपके Zn2+ आयंस हैं ये क्या करते हैं? ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक, ये ऑल्टरनेट से अच्छा अगर आप बोलो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर बनाने चलें तो इसके स्ट्रक्चर कैसी होगी? ये आपका CCP या फिर FCC लैटिस बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। और इस स्ट्रक्चर में सारे सल्फाइड आयंस कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? फेस सेंटर्स पर होंगे और साथ साथ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। ये फ्रंट वाले फेस का, ये बैक वाले फेस का, इस तरह से। और ये तो हो गए सल्फाइड आयंस, S2- आयंस। और जो आपके Zn2+ आयंस होंगे, तो देखो ना बताता हर बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, दो में से एक टेट्राहेड्रल वॉइड पर Zn2+ होगा, एक पर नहीं होगा। ऐसे अगर मैं ये वाला बॉडी डायगोनल बनाता हूँ, देखो ये वाला, तो इसमें भी एक पर Zn2+ होगा, एक पर नहीं होगा। आप तीसरा बॉडी डायगोनल बनाओ ये वाला, तो इसमें से भी एक पर Zn2+ होगा, एक पर नहीं होगा। और फोर्थ बॉडी डायगोनल बनेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट का, इसमें भी एक पर Zn2+ होगा और एक पर Zn2+ नहीं होगा। तो इस तरह से जो आपकी जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर बनती है उसमें Zn2+ आयंस तो कहाँ पर आते हैं? ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड यानी आधी टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करते हैं। और S2- कहाँ पर आता है? CCP या फिर FCC लैटिस पर। अब आप देखो, सबसे पहले निकालते हैं नंबर। तो बताओ नंबर ऑफ S2- आयंस कितना आएगा? तो देखो ये बना रहा है FCC लैटिस। अगर ये FCC लैटिस बना रहा है तो इसका नंबर कितना आने वाला है? 4। अगर आप निकालो नंबर ऑफ Zn2+ आयंस, तो वो भी कितना आएगा? 4। कैसे भाई? देखो अगर ये 4 एटम्स हैं, सॉरी 4 एटम्स एक यूनिट सेल में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी आएंगी? 8। 8 में से इसने सिर्फ हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रखा है, तो बताओ जिंक का नंबर भी कितना होगा? 4। तो बताओ एक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स आएंगी तो वो कितनी आएंगी? 4 फॉर्मूला यूनिट्स आएंगी, ZnS4। इस तरह से बोल सकते हो, यानी एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली 4 ZnS फॉर्मूला यूनिट्स बनेगी। सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर S2- और Zn2+। तो देखो Zn2+ तो जा रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड में, और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? हमेशा 4 होता है। S2- का निकाल लो। देखो जैसे ये एक S2- है, ठीक है। बताओ एक कॉर्नर से टोटल कितने बॉडी डायगोनल पास होते हैं? 8 होते हैं। 8 में से सिर्फ 4 में Zn2+ होंगे, क्योंकि वो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बात समझ रहे हो?
एक कॉर्नर से 8 बॉडी डायगोनल पास होते हैं। इन जनरल एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी, लेकिन यहाँ पर हाफ ऑक्यूपाइड है, तो 8 का आधा कितना होता है 4, मतलब हर S2 माइनस बी क्या होगा 4 Zn2+ से सराउंडेड होगा। सो दिस इज सराउंडेड बाय 4 Zn+, इसलिए S2 माइनस का कोऑर्डिनेट नंबर भी कितना होगा 4। तो देखो Zn का 4, S2 माइनस का 4, ये स्ट्रक्चर कैसी कहलाएगी 4:4 टाइप स्ट्रक्चर कहलाएगी। कर सकते हो। तीसरी चीज Zn2+ और S2 माइनस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जैसे कि आप देखो ये कॉर्नर वाला S2 माइनस है और ये है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड वाला Zn2+। जैसा मैंने आपको बताया कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड की जो डिस्टेंस होती है वो √3a/4 होती है। पूरा बॉडी डायगोनल होता है √3a और इससे 1/4 डिस्टेंस पर ही होता है। तो अगर आप यहां से देखो तो देखो रेडियस ऑफ S2 माइनस प्लस रेडियस ऑफ Zn2+, बताओ किसके इक्वल होगी √3a/4 के इक्वल होगी। कर सकते हो। तो ये वही सारी चीजें हैं जो हमने पिछली क्लास कैलकुलेट की थी, सेम वही सारी चीजें आप यहां पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो कर सकते हो। दूसरी चीज मैं वुडसाइड स्ट्रक्चर को डिस्कस करूं उससे पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान देना, ये और इंपॉर्टेंट चीज है। डायमंड हैज द सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ जिंक ब्लेंड। ये आप ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन लिख कर देता है, कई बार नहीं देता है। डायमंड की स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है किसकी स्ट्रक्चर से, जिंक ब्लेंड की स्ट्रक्चर। डिफरेंस क्या होता है, यहां पर कार्बन ही लैटिस बनाएगा CCP और FCC, और कार्बन ही किसमें जाएगा ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। समझ रहे हो बात को। तो अब ध्यान रखना, तो अगर हम यहां पर डायमंड स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो फिर से वही लैटिस बना दो, तो ये आपका क्यूबिक लैटिस है। अब यहां सिर्फ कार्बन ही कार्बन होगा, हर कॉर्नर पे कार्बन, हर फेस के सेंटर पे कार्बन, और उसके साथ साथ ये आपका बॉडी डायगोनल है तो यहां पर एक कार्बन होगा, ये दूसरा बॉडी डायगोनल है, यहां पर एक कार्बन होगा, इस तरह ये तीसरा बॉडी डायगोनल है तो यहां पर एक कार्बन होगा, और ये आपका फोर्थ बॉडी डायगोनल है, यहां पर एक कार्बन होगा। समझ में आ रही बात आपको। तो यहां पर क्या होगा, हर ऑल्टरनेट वॉइड के अंदर एक कार्बन एटम होगा। तो अगर आप डायमंड स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालो, क्या निकालोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो देखो जो FCC वाले हैं वो तो आएंगे 4 प्लस 4 वॉइड्स के अंदर एटम्स हैं 4, ठीक। तो ये तो कौन से वाले हो गए आपके FCC यूनिट सेल वाले, और ये कौन से हो गए टेट्राहेड्रल वॉइड वाले। तो बताओ टोटल कार्बन एटम्स कितने होंगे 8। यानी डायमंड स्ट्रक्चर में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, बताओ वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, होगा। दूसरा, आप कार्बन कार्बन के बीच में डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। तो यहां आपको देखना पड़ेगा शॉर्टर डिस्टेंस क्या आएगी, क्योंकि देखो ये भी कार्बन कार्बन है, ठीक है, ये भी कार्बन कार्बन है, और एक आपका ये भी कार्बन कार्बन डिस्टेंस है। तो देखो ये डिस्टेंस तो आती है कितनी, ये पूरी होती है √2a, तो ये आएगी a/√2, ये डिस्टेंस आएगी a, और ये डिस्टेंस आप देख चुके हो कितनी आती है √3a/4, सही ना। तो देखो a/√2, √2 होता है 1.414, तो अगर आप a/1.4 देखो मतलब अराउंड 1.5 हो गया, 3/2, 2/3, 0.66 a के आसपास ये डिस्टेंस आएगी। यहां पर आप आओ √3/4, √3 होता है 1.732, 1.732/4, 0.4 के आसपास ये डिस्टेंस आएगी, और ये आएगी a। तो देखो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो √3a/4 के इक्वल होगी। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान रखना, डायमंड की स्ट्रक्चर एग्जैक्टली रिजेंबल करती है किससे, स्फेलेराइट या फिर जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में, जहां पर कार्बन ही FCC यूनिट सेल बनाता है और कार्बन ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। क्लियर है।
कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं अपनी अगली स्ट्रक्चर की, दैट इज वुडजाइट स्ट्रक्चर। फिर देखो जो आपकी सेकंड स्ट्रक्चर होती है दैट इज योर वुडजाइट स्ट्रक्चर। तो वुडजाइट स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ नहीं है, डिफरेंस क्या है, वुडजाइट स्ट्रक्चर में H2 माइनस FCC की जगह कौन सा लैटिस बनाता है, HCP लैटिस बनाता है। कौन सा लैटिस बनाएगा, HCP। और अगर ये HCP लैटिस बनाएगा तो बताओ जो आपके Zn2+ है वो चेंज नहीं होता है, Zn2+ तो अब भी क्या करते हैं, ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सही है। अब आप देखो अगर ये HCP लैटिस बना रहा है तो यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा, किसका, सल्फाइड आयंस का, सल्फर एटम्स का। बताओ नंबर ऑफ H2 माइनस आयंस अगर मैं निकालूं तो आपको याद है मैंने सीखा था, अगर ये HCP लैटिस बना रहा है तो सल्फाइड आयंस का नंबर कितना आएगा, 6 आएगा ना। बताओ नंबर ऑफ Zn2+ आयंस भी कितना आएगा, 6, क्योंकि अगर पैकिंग में 6 एटम्स हैं तो फिर बताओ अगर पैकिंग में 6 एटम्स होंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, 12, हाफ ऑक्यूपाइड है तो 6 Zn2+ आयन बनेंगे। तो बताओ यहां पर अगर मैं देखूं इफेक्टिव फार्मूला यूनिट्स, इफेक्टिव फार्मूला यूनिट्स, तो बताओ वो कितनी बनेगी, 6, क्योंकि 6 Zn और 6 जिंक, सॉरी 6 Zn और 6 H2 माइनस आयन मिलकर 6 ZnS आपके पास फॉर्म। समझ में आ रही बात आपको। तो बस इसमें स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, जहां पर वहां FCC लैटिस बनता है, यहाँ पर कौन सा लैटिस बनेगा, HCP लैटिस बनेगा। तो ये ऐसे जितनी ज़्यादा यूज़ नहीं आती है। जिंक ब्लेंड जब वो आपसे बोलेगा तो आपको FCC लैटिस मानकर चलना है, वो कॉमन स्ट्रक्चर है। अगर HCP है तो आपको बताकर देगा कि हाँ भैया HCP लैटिस है, उसके बाद आप इस तरह से बात मतलब कर सकते हो। आ रही बात समझ में। तो ये थी अपनी वुडजाइट स्ट्रक्चर, कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अपनी दो और स्ट्रक्चर के ऊपर, एक का नाम है फ्लोराइट और दूसरे का नाम है एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर। फिर देखो जो आपकी नेक्स्ट टाइप की स्ट्रक्चर है दैट इज फ्लोराइट एंड एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर। तो नंबरिंग आप कर लेना। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फ्लोराइट स्ट्रक्चर की। तो देखो इसका नाम हमने फ्लोराइट स्ट्रक्चर रखा है CaF2 के नाम की वजह से। किसकी वजह से रखा है, CaF2 की वजह से। तो CaF2 क्या होता है आपका, कैल्शियम फ्लोराइट होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर दो तरह के आयंस हैं, एक Ca2+ और दूसरा क्या है F-। तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल वाला कैटायन है 4th पीरियड का और ये 2nd पीरियड का एनायन है। तो यहाँ पर इन जनरल क्या होता है, यहाँ पर F- का साइज Ca2+ से छोटा होने की वजह से जो आपका Ca2+ है ये तो क्या बनाता है, FCC लैटिस। क्या बना रहा है, FCC लैटिस। अब याद रखने का तरीका देखो, अगर Ca2+ FCC लैटिस बना रहा है तो मुझे फ्लोरीन का नंबर चाहिए डबल। बताओ फ्लोरीन का नंबर डबल कब होगा, हाँ जब फ्लोरीन क्या करेगा, सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लेगा। जो आपका F- है दिस ऑक्यूपाइज, इट ऑक्यूपाइज ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सही है। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होगा, Ca2+ बनाएगा FCC लैटिस और F- ऑक्यूपाई करेगा सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। तो आप बनाना चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं अब, है ना। तो देखो यहां पर कौन होंगे, ये सारे Ca2+ आयंस होंगे फेस सेंटर पे, फेस सेंटर पे, ये फ्रंट वाले फेस पे, बैक वाले पे। और ये जो आपके बॉडी डायगोनल है, अब हर बॉडी डायगोनल पे क्या होंगे, 2 F- आयंस होंगे। मैं ज़्यादा कचरा इकट्ठा नहीं हूँ इसलिए एक ही बॉडी डायगोनल बना रहा हूँ। आप समझ सकते हो कि हर बॉडी डायगोनल पे क्या होंगे, 2 F- एटम्स प्रेजेंट होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब आप देखो F- तो कहाँ पर जा रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना होगा, 4। Ca2+ का, तो जैसे मैंने आपको बताया, बताओ इस कॉर्नर से कितने बॉडी डायगोनल पास होंगे, 8। देखो दूसरी यूनिवर्सल का बॉडी डायगोनल भी इससे पास होगा, तो एक F- इधर, एक F- इधर। ऐसे जो बाकी के आपके टोटल 4 बॉडी डायगोनल पास होंगे इस कॉर्नर से, तो हर एक पर क्या होंगे, 2 F- प्रेजेंट होंगे ना। तो सिंस ये मैंने शायद लास्ट वाले में गलत बोल दिया थोड़ा सा, कि जो बॉडी डायगोनल होता है एक कॉर्नर से टोटल 4 बॉडी डायगोनल पास करेंगे इधर उधर मिलाकर, है ना। तो 4 बॉडी डायगोनल पास करेंगे तो हर एक के ऊपर 2 F- है। तो बताओ टोटल Ca2+ को कितने F- सराउंड कर रहे होंगे, 8।
तो यहाँ से अगर आप Ca2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो तो बताओ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 8। तो ये आपका हो गया 8:4 टाइप स्ट्रक्चर। समझ रहे हो? तो मैंने आपको पहले ही बताया कोऑर्डिनेशन नंबर से हम कभी भी फॉर्मूला नहीं निकालते। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर से फॉर्मूला निकालोगे तो वो तो Ca2F बन जाएगा, क्योंकि गलत है। फॉर्मूला कहाँ से निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम से। तो बताओ Ca2+ के कितने एटम्स होंगे, 4, और F- के कितने होंगे, 8, क्योंकि वो सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन गया, CaF2 यानी यहाँ पर इफेक्टिवली 4 फार्मूला यूनिट्स होंगी और Z की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो ये है आपकी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फिर से अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, नंबर ऑफ कैटायंस इंटू 4/3 πr³ ऑफ कैटायन प्लस नंबर ऑफ एनायन इंटू 4/3 πr एनायन³ अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला अपन ने फिक्स कर लिया ही था, उसको बार बार यहाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एक और फाइनल स्ट्रक्चर है जो आपको समझनी है, जिसे हम बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो नाम से पता लग रहा है फ्लोराइड का उल्टा। तो फ्लोराइड का उल्टा कैसे, देखो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैटायन क्या बना रहा था, FCC लैटिस। यहाँ पर आपका जो एनायन होगा O2- वो बनाएगा FCC लैटिस, ठीक है। और जो कैटायन होगा Na+, वो किसको ऑक्यूपाई करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। तो पोजीशन स्विच हो चुकी है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। अब आप देखो, अगर Na+ टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। और अगर O2- FCC लैटिस बना रहा है, जैसे मैंने आपको बताया हर कॉर्नर वाला O2- टोटल 8 Na+ से सराउंडेड होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। और अब ये स्ट्रक्चर बन जाएगा 4:8 टाइप। तो ये ध्यान दें, आपको ये टाइप पहचानना आना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर से कि 8:4 टाइप होगा या फिर 4:8 टाइप होगा। सही है, आगे बढ़ो, नंबर निकालते हैं। नंबर तो बताओ, नंबर ऑफ O2- आयंस वो कितना आएगा, 4, क्योंकि लैटिस बना रहा है। और नंबर ऑफ Na+ आयंस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8। तो फिर से देखो, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2O4 यानी Z कितना होगा, 4। एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली 4 फार्मूला यूनिट्स होंगी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट आयनिक सॉलिड्स और उनकी स्ट्रक्चर्स जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट थे NaCl और CaCl टाइप। उनके बाद ये आपके पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर और फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। बस आप इतने याद रख लो, इससे ज़्यादा आपके काम नहीं आएंगे। हो सकता है कुछ लोग आपको परवोस्काइट ये सब स्ट्रक्चर्स भी पढ़ा दें, पर कोई मतलब की नहीं है, ना तो आप उन्हें याद रख पाओगे ना ही वो यूज़ की जाएगी। आप तो सिर्फ इतनी याद रख लो, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए, आपको आयन टू आयन डिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए। इतना करना आपने सीख लिया, आप सॉलिड स्टेट के सारे क्वेश्चंस करके आ सकते हो। सही है, कॉपी करो, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स पे पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट क्लास भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज हमने जो स्ट्रक्चर्स पढ़ी है हम उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। कॉपी करो, फिर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। देखो ये आपके पास पहला क्वेश्चन कह रहा है NH4Cl crystallizes in a body centered cubic lattice with a unit cell distance of इतना. Calculate the distance between the oppositely charged ions in the lattice and the radius for the NH4 plus ion if the radius for the Cl minus ion being 181 picometer है। ठीक है, तो देखो ये इसने कुछ नहीं बोला है, पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बोला है। तो आपको ये मान के चलना है कि यहाँ पर जो आपका एनायन होगा Cl- ये तो बनाएगा सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्या बनाएगा बताओ, सिंपल क्यूबिक लैटिस। यही समझने की बात है, Cl- BCC लैटिस नहीं बनाएगा। और जो आपका NH4+ है वो कहाँ पर जाएगा, एट द सेंटर ऑफ क्यूब, यानी क्यूबिकल वॉइड में जाएगा, तभी जाकर तो BCC स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब देखने में आपका ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास 4 तो होंगे टोटल 8 Cl- होंगे। ये Cl-, 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 Cl-,
और जो आपका NH4 प्लस आयन होगा वो यहाँ बॉडी सेंटर पर बैठा हुआ होगा, और इस तरह से आपका BCC स्ट्रक्चर बनेगा। बोलिए समझ में आ रही है? तो पहली चीज क्या निकालनी है, द डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो देखो NH4 प्लस और Cl माइनस के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, √3a/2 के होगी ना। एज लेंथ दिया हुआ आपको 387, तो बताओ जो पहले पार्ट का आंसर है वो कितना आ जाएगा, √3/2 इंटू ए की वैल्यू है 387 पिकोमीटर। इसको सॉल्व कर लो, आपको अपने पहले पार्ट का आंसर मिल जाएगा। शायद आंसर भी होगा, नहीं आंसर अपने पास नहीं है, तो इसको सॉल्व करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। वो वाले मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कितना आएगा, उसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, जब तक आप सेकेंड पार्ट की बात कर लो। 1.732 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसको आप कर दो 387, तो आएगा 335.1 पिकोमीटर के आसपास, पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट, the radius for the NH4 plus ion if the radius for the Cl minus ion being 181 picometer। तो अगर आप देखो NH4 plus आपका जा रहा है क्यूबिकल वॉइड के अंदर, बताओ क्यूबिकल वॉइड के लिए कैटायन अपॉन एनायन का मिनिमम साइज रेशियो कितना होता है, 0.732। तो कैटायन आपका NH4 प्लस है, तो NH4 प्लस का साइज तो आपको निकालना है, और बताओ Cl माइनस का कितना दिया हुआ है, 181। यहाँ से आप सॉल्व कर लो, RNH4 प्लस आ जाएगा 0.732 इंटू 181 पिकोमीटर। और इस तरह से आप अपने इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बस आपको सिर्फ ये देखना होता है इन केसेस के अंदर कि कैटायन कहाँ पर होगा, एनायन कहाँ पर होगा, और बहुत ही आसानी से आप इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ना। चलो कर सकते हो, तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलो ये देखो आपके आंसर 333.15 पिकोमीटर, और ये आंसर आएगा 154.15 पिकोमीटर। कर लोगे? चलो तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये आपसे कह रहा है कि द एज लेंथ ऑफ द यूनिट क्यूब ऑफ डायमंड इज इतना, एंड दिस क्यूब कंटेन्स 8 कार्बन एटम्स। ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ही था, इसने बता दिया है क्या क्या कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एटम्स अज्यूमिंग देम टू बी स्फीयर्स इन कॉन्टैक्ट, बी the fraction of the total volume that is occupied by carbon atoms। तो जैसा मैंने आपसे बात की, डायमंड की स्ट्रक्चर में क्या होता है, कार्बन एटम्स ही क्या बनाते हैं, FCC लैटिस, और कार्बन एटम्स ही क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगर हम वापस से डायमंड का लैटिस बनाएं तो उसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वही FCC लैटिस बनेगा जैसा कि हम बनाते आए हैं। सही है, कार्बन 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 कार्बन, मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूं, काम की चीज बना रहा हूं। और ये आपका बॉडी डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल के एक साइड पर कार्बन एटम होगा, दूसरे वाली टेट्राहेड्रल वॉइड पे नहीं होगा। तो ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, कार्बन कार्बन की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, √3a/4 होगी। यहाँ पर ए क्या होगी, एज लेंथ ऑफ क्यूब होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर जो होगा वो होगा √3/4 इंटू, बताओ एज लेंथ कितनी दी हुई है आपको, 356.7 पिकोमीटर। समझ में आ रहा है? तो यहां से आप कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय कार्बन एटम्स। तो बेसिकली आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। देखो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कार्बन एटम्स। तो बताओ एक यूनिट सेल में कितने कार्बन एटम्स हैं, 8। ये मैंने आपको भी कैलकुलेट भी करके दिखाया था, वैसे भी उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया है। तो 8 इंटू, बताओ कार्बन एटम्स का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई रेडियस ऑफ कार्बन एटम इंटू क्यूब, कार्बन क्यूब, डिवाइडेड बाय, बताओ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, a³। सही है, समझ में आ रहा है? अब आप रेडियस ऑफ कार्बन एटम कहां से लेकर आओगे, तो यहां से लेकर आओ। देखो ये कार्बन एटम के बीच की डिस्टेंस से √3 है, और कार्बन कार्बन अगर आपस में टच कर रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ RC। और ये कार्बन टच कर रहा है तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ कार्बन। यहां से आप रेडियस ऑफ कार्बन एटम निकाल लो, कितना आएगा, √3/8 इंटू a।
RC की ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं करूँगा, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है कि आप कैसे यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो डायमंड वाले क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायमंड की स्ट्रक्चर याद रखें। ऐसे क्वेश्चन अगर आप पूछ लिए आपसे, तो आपको जब तक डायमंड की स्ट्रक्चर पता नहीं है तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये था आपका क्वेश्चन, इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। मैं आपको आंसर की एग्जैक्ट वैल्यूज बता देता हूं जब तक आप इसे कॉपी कर। तो देखो जो यहां पर आंसर आएगा, इस वाले पार्ट का आंसर आएगा 154.4 पिकोमीटर, पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 0.34। सही है? तो इस तरह से आप आयनिक क्रिस्टल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए, 2 क्वेश्चन लास्ट क्लास भी करवा दिए थे। अब आपका काम है होमवर्क करना, तो जो आपके पास शीट है उसमें से आप क्वेश्चंस करें, उनको फिर हम लोग क्या करेंगे, डाउट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे खत्म होता है अपना एक और टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। क्या चीज? स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स सीख लिए। अब हम वापस आ रहे हैं इस चैप्टर के एक और थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से बनना है तो वो इसी पार्ट से पूछा जाता है। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। देखो पहले तो मतलब समझे डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है। देखो जैसा हमने सीखा कि जब भी कोई सॉलिड बनता है तो उस सॉलिड के अंदर क्या होता है, एटम्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक लैटिस बना रहा हूं, इस तरह से मान लो लैटिस बना। ठीक है, ये एटम है ए, तो ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, इधर फिर आ गया बी, फिर आ गया ए, फिर बी, फिर ए, है ना। इस तरह से हमने इनको अरेंज करना शुरू किया। तो अब आप देखो क्या होगा, अगर ये इस तरह से अरेंज्ड है, ए के बाद बी, ए के बाद बी, पूरा पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है, तो ऐसे क्रिस्टल को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट क्रिस्टल। जिसके अंदर प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट फॉलो हो रहा है, उन्हें हम कौन से क्रिस्टल बोलते हैं, परफेक्ट क्रिस्टल बोलते हैं। आप भी जानते हो दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, नहीं ना। तो इसका मतलब आपके पास परफेक्ट क्रिस्टल्स भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। होता क्या है, जब क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे होते हैं तो कहीं कहीं पर आपका अरेंजमेंट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। वो रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर एक इररेगुलरिटी आ जाती है। क्या जाती है? इररेगुलरिटी। उस इररेगुलरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। कैसी इररेगुलरिटी? जैसे मान लो ये अरेंजमेंट है, यहां से बी गायब हो गया, जैसे यहां से बी गायब हो गया, देखो पैटर्न ब्रेक हो गया। तो ये एक छोटी सी इररेगुलरिटी आ गई है इस लैटिस के अंदर। तो कभी भी किसी क्रिस्टल के अंदर अगर कोई इररेगुलरिटी आ जाती है, सो द इररेगुलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल जो होती है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। आप लिखो मत, अभी मैं आपको पीपीटी के फॉर्म में लिखवा दूंगा सारी चीजें, थ्योरेटिकल चीजें आप समझते हुए चलो। तो अगर कभी भी किसी लैटिस में अरेंजमेंट चल रहा है और उस अरेंजमेंट के अंदर इररेगुलरिटी आ गई, तो उस इररेगुलरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। डिफेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। देखो जैसे यहाँ इररेगुलरिटी एक एटम के अबाउट है, एक पॉइंट के अबाउट, तो ऐसे डिफेक्ट को हम कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बताओ, पॉइंट डिफेक्ट। अगर इररेगुलरिटी एक लाइन के अलोंग आ जाए, लाइन के अलोंग कैसे, जैसे आपका दूसरा क्रिस्टल बनाता हूं मैं एक बार और, जैसे छोटा है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं क्रिस्टल को। ठीक है, अब ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी, ये है बी, ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी, फिर इस तरह से ये है ए, ये है बी, ये है बी, ये है ए, फिर ये ए बी, सॉरी बी ए बी ए बी।
तो आप देखो इस क्रिस्टल में क्या है, इस पूरी लाइन के अलोंग एक की पूरी की पूरी रो गायब है। तो जब ऐसी इरेगुलरिटी आई कि एक पूरी की पूरी रो के अंदर इरेगुलरिटी आ रही है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ रही बात आपको? तो दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है आपके पास लाइन। अगर क्रिस्टल में इरेगुलरिटी, सॉरी मेरी जीप पे बहुत तेज छाले हो रहे हैं, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है इसलिए वर्ड्स गिर गए नीचे। तो देखो अगर क्रिस्टल में इरेगुलरिटी एक पॉइंट के अबाउट आई तो उसे तो हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। और अगर एक लाइन के अबाउट आई तो उसको हम कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट। आओ पहले लिखते हैं इनकी डेफिनेशंस, उसके बाद आप ये दोनों डायग्राम प्लॉट कर देना, ठीक है? चलो ऐसा करो, आप हेडिंग डाल लो, ये दो कॉलम मत बनाओ, दो लाइन छोड़ने के बाद ये डायग्राम बना लो, फिर हम इनकी डेफिनेशंस लिखते हैं। पहले डायग्राम बना लो, फिर हम क्या कर लेंगे? इनकी डेफिनेशंस लिख लेंगे। सही है? चलो आप बनाओ, फिर मैं आपके लिए थ्योरी तैयार कर देता हूँ। चलो बन गया डायग्राम। आओ बात करते हैं डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शंस की। तो सर आपसे डिस्कस किया किसी भी क्रिस्टल में जो भी कोई इरेगुलरिटी होती है इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन। दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट का एक और नाम होता है स्क्रू डिफेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक पूरी की पूरी रो गायब है एटम्स की, रो के अबाउट एक लाइन के अबाउट इरेगुलरिटी आ रही है तो उसे हम लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। पॉइंट के अबाउट आ रही है तो हम क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट आपको पढ़ने नहीं होते। तो नाम पता लग गया, बढ़िया है। उसके आगे हम उसके बारे में और कोई बात नहीं करनी। नेक्स्ट पॉइंट डिफेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नाम से पता लग रहा है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो होंगे जहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मूला, कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होती है। अगर उसका फॉर्मूला Ab2 था तो डिफेक्ट से पहले भी Ab2 होगा और डिफेक्ट के बाद में भी Ab2 होगा। वहीं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जहाँ पे कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगी? चेंज। अगर उसका फॉर्मूला Ab2 था तो हो सकता है डिफेक्ट के बाद उसका फॉर्मूला AB 1.35 हो जाए या 1.97 हो जाए। ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है A 0.75B या 0.78B, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कौन से कंपाउंड्स बोलते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री बदल रही है या फिर नहीं बदल रही है, दो तरह के डिफेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने चलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को। कौन से डिफेक्ट्स को? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को। तो देखो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में दो मेन डिफेक्ट्स होते हैं, एक होता है शॉटकी डिफेक्ट और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। तो बहुत ध्यान से सीखें, समझें शॉटकी डिफेक्ट कब होता है, कैसे होता है। तो शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, देखो अभी बाकी आपको पीपीटी में देखी जाएगा, सब कुछ मैं लिखवाई दूंगा, आप तो सिर्फ समझ लो एक बार। ये एक कैटायन है, सॉरी ये एक लैटिस है। इस लैटिस के अंदर कैटायन एनायन सब होते हैं, ठीक है? तो बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मान लो एक लैटिस बना, ये है A प्लस, सपोज ये है B माइनस, ये है A प्लस, ये है B माइनस, ये है B माइनस, ये है A प्लस, B माइनस, A प्लस, A प्लस, B माइनस, A प्लस और B माइनस। तो इस तरह से आपके पास कैटायंस और एनायंस आपस में क्या है? अरेंज्ड है। सही है। अब क्या हो, अगर इस लैटिस से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन गायब हो जाए, यानी कैटायन और एनायन पेयर के अंदर मिसिंग हो, 2, 4, 6, तो अगर कभी किसी भी लैटिस से इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिसिंग है तो ऐसे डिफेक्ट को हम कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं? शॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। अगर आप ध्यान दें, सिंस सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन गायब हुए हैं तो इस कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटम्स का रेशियो अब भी सेम रहेगा, तो स्टोइकियोमेट्री पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम ऐसे डिफेक्ट्स को कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस अगर अपनी जगह से गायब हो गए
गायब हो गए मतलब शॉर्ट हो गए, शॉर्ट मतलब शॉर्ट की। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। सही है। वहीं फ्रेंकल डिफेक्ट कब होता है? फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, देखो सेम आपका ऐसा ही एक क्रिस्टल बनाओ, ठीक है, ये क्रिस्टल है, ये वही A प्लस, ये B माइनस, ये A प्लस, ये B माइनस, ये A प्लस, ये B माइनस, ये A प्लस, ये B माइनस, अगेन A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस। अब क्या हो, फ्रेंकल में क्या होता है, एक कैटायन अपनी नॉर्मल जगह को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में आता है। कौन सी साइट में आ जाता है? इंटरस्टिशियल साइट। देखो किसी भी लैटिस के अंदर एटम्स के बीच की जो जगह होती है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। तो अगर एक कैटायन अपनी जगह छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर ले, ऐसे डिफेक्ट को हम कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं? फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। अगेन कैटायन ने अपनी जगह छोड़कर लैटिस में ही एक जगह ऑक्यूपाई की है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी क्योंकि कैटायन अपनी जगह से गायब नहीं हुआ है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जहां पर कैटायन अपनी नॉर्मल जगह को छोड़कर क्या कर ले? एक लैटिस साइट को ऑक्यूपाई कर ले। बोलो बात समझ में आ गई? तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इन दोनों से क्रिस्टल की डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? किस पर? डेंसिटी पर। तो ध्यान दो, यहां से कैटायन और एनायन दोनों मिसिंग है, लैटिस में वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गया, पैकिंग क्या हो जाएगी? लूज। तो जैसे ही पैकिंग लूज होगी क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो अब ध्यान रखना, जब भी किसी क्रिस्टल में शॉटकी डिफेक्ट होगा तो उस क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो ध्यान ही ऐसे रखो, शॉटकी मतलब शॉर्ट हो जाएगी, क्या? डेंसिटी शॉर्ट हो जाएगी। तो शॉटकी डिफेक्ट में पहली चीज तो आयन शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब कैटायन एनायन पेयर में गायब हो जाते हैं, और दूसरा शॉटकी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी क्या होती है? क्रिस्टल की डिक्रीज हो जाती है। फ्रेंकल, बताओ क्या आयन कहीं गायब हुआ? नहीं हुआ ना, क्रिस्टल के अंदर ही है, मतलब यहां पर क्रिस्टल की डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो शॉटकी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन फ्रेंकल डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही। नेक्स्ट चीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देखो शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों की वजह से क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली इंप्रूव हो जाती है। स्लाइटली इंप्रूव क्यों होती है? क्योंकि जैसे डिफेक्ट क्रिएट हुआ बाकी आयंस को मूव करने के लिए जगह मिल जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज आपको कभी नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो डिफेक्ट होते हैं इनका परसेंटेज बहुत कम होता है। अराउंड आप ये मान लो 10 टू द पावर 23 एटम्स के अंदर मुश्किल से 10 डिफेक्ट आपको दिखेंगे। हाँ, इतने ज्यादा एटम्स में इतना कम डिफेक्ट होता है, क्योंकि अगर डिफेक्ट का नंबर बहुत ज्यादा हुआ तो आपका लैटिस कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लैटिस स्टेबल ही नहीं रहेगा। तो डिफेक्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत कम कंसंट्रेशन होती है डिफेक्ट्स की, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली क्या हो जाती है? इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट और आपको ध्यान रखनी है वो है ये कि शॉटकी डिफेक्ट कौन शो करते हैं? कौन? तो देखो शॉटकी डिफेक्ट वो शो करते हैं जिनमें कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम, या फिर जिनमें कैटायन एनायन का हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो कंडीशन याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछी नहीं गई है, किसी भी टाइम आपसे पूछी जा सकती है कि बताओ शॉटकी डिफेक्ट कौन से क्रिस्टल शो करते हैं जहां पर कैटायन और एनायन दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? सेम। फ्रेंकल डिफेक्ट कौन शो करता है? आप खुद सोचो, कैटायन को बीच में आकर बैठना है, तो कैटायन बीच में आकर कब बैठेगा? जब एनायंस का साइज बड़ा होगा, ताकि बीच में जो गैप क्रिएट होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा। तो फ्रेंकल डिफेक्ट वो लैटिस शो करते हैं जहां पर कैटायन और एनायन की साइज में डिफरेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। आ रही बात समझ में? ये हैं आपके दो डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। रिपीट करता हूं, शॉटकी में कैटायन एनायन इक्वल नंबर में गायब होते हैं, फ्रेंकल में कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में आके बैठ जाता है। शॉटकी की वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज होती है, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर रहा हूँ। फ्रेंकल की वजह से डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। शॉटकी डिफेक्ट वो शो करते हैं जिनकी कैटायन और एनायन का साइज का रेशियो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? सेम होता है।
सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, जबकि फ्रैंकल वो शो करते हैं जहां पर कैटायन और एनायन की साइज में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ AgBr, कौन? AgBr। AgBr एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो शॉटकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो कर सकता है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको शॉटकी और फ्रैंकल के बारे में याद रखनी है। आओ एक बार फिर से एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के दो टाइप हैं, एक है शॉटकी डिफेक्ट और दूसरा कौन है आपका, फ्रैंकल डिफेक्ट। जैसे मैंने आपसे बात किया, शॉटकी डिफेक्ट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होते हैं। थोड़ा छोटा हो सकता है, आपको दिख नहीं रहा हो, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ से एक माइनस चार्ज यानी एनायन मिसिंग है, डायग्राम बना लेना आप। यहाँ से एक कैटायन मिसिंग है। तो इक्वल नंबर ऑफ आयंस अगर मिसिंग होते हैं तो उसे हम कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, शॉटकी। जैसे मैंने आपको बताया, शॉटकी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या होती है, डिक्रीज होती है। सही है। सेकेंड है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल में क्या होता है, कैटायन लीव्स इट्स नॉर्मल लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल साइट इन लैटिस। तो इसने, कैटायन ने अपनी नॉर्मल जगह छोड़कर एक इंटरस्टिशियल साइट को क्या कर लिया है, यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये लिखा हुआ है वैकेंट नॉर्मल साइट, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो, और ये लिखा हुआ है कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। ये डायग्राम आप बना लेना और उसमें नॉर्मल लिख देना। उसने आपको बताया फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, एक तो ये दो क्या होता है और डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्दर कुछ और चीज़ें हैं जो आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। देखो, फ्रैंकल और शॉटकी, दो शॉटकी और फ्रैंकल दोनों में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहती है, मेंटेन। इनमें क्या, कोई भी डिफेक्ट शो, कोई भी डिफेक्ट, हर डिफेक्ट के अंदर क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोला था, न्यूट्रलिटी नहीं बोला था थोड़ी देर पहले, है ना। कंडक्टिविटी तो स्लाइटली इंप्रूव होगी, लेकिन न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। क्रिस्टल पहले भी न्यूट्रल था, क्रिस्टल बाद में भी न्यूट्रल रहेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली इंप्रूव, दोनों में सही है। इसी मैंने आपको बताई, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय कंपाउंड्स इन विच कैटायन एंड एनायन हैव सिमिलर साइज, और कंपाउंड्स विद, यहाँ चीज लिख देना, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ये में स्प्रिंट है, यहाँ पे लिख देना विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल है NaCl, KCl, AgCl, ये सब इस तरह के डिफेक्ट शो कर सकते हैं। फ्रैंकल, जो मैंने आपसे कहा कि जहाँ पर कैटायन और एनायन की साइज में क्या होता है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आप कॉपी करो, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और डिस्कस करता हूँ मैं आपसे इनके बारे में। हो गया। फिर देखो, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको सिखानी है डिफेक्ट्स के बारे में, इनका आप ध्यान रखें। पहला मैंने आपसे डिस्कस किया, AgBr, फ्रैंकल और शॉटकी दोनों डिफेक्ट शो कर सकता है। और एक और काम की चीज़, कभी कभी हो सकता है आपके काम में आ जाए, कि शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व होता है एज कम्पेयर टू फ्रैंकल डिफेक्ट। रीज़न लिखा हुआ है साथ में कि शॉटकी डिफेक्ट को क्रिएट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, कम। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं आपको लिखाऊँ, काम तो कभी नहीं आएगा आपके, ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ, कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर आप एक क्रिस्टल में देखना चाहो, मान लो मैं इनको n बोलता हूँ, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है n इंटू ई टू द पावर माइनस E अपॉन RT। यहाँ पर n जो होती है, n तो होती है नंबर ऑफ लैटिस साइट्स, वही 1 सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। ये तो हो गई नंबर ऑफ लैटिस साइट। E जो होती है, E इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डिफेक्ट। तो जितनी कम एनर्जी, जैसे होता था ना आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता था K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस E अपॉन RT, वैसा ही रिलेशन है। हम बोलते थे कि एक्टिवेशन जितनी कम होगी, रिएक्शन की रेट क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा। सेम उसी तरह से एक डिफेक्ट को क्रिएट करने के लिए जितनी कम एनर्जी चाहिए होगी, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स भी क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा होंगे। तो ये आप ध्यान रखें, ये कभी नहीं पूछा गया है, ये भी आपसे कभी भी पूछा सकता है कि बताओ दोनों में से कौन सा डिफेक्ट ज़्यादा इजीली बन सकता है या ज़्यादा ऑब्जर्व हो सकता है, ज़्यादा जनरल होता है। तो शॉटकी डिफेक्ट इज़ मोर जनरली और मोर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व, क्योंकि उसको क्रिएट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये होते हैं आपके दो इम्पॉर्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स।
एक होता है शॉटकी डिफेक्ट और दूसरा क्या होता है आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। बात समझ में आ रही है? दो ही होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कौन से डिफेक्ट्स की, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। तो पहले तो आप ये फॉर्म लिख लें, याद नहीं रखना है, लिख लो छोड़ दो, याद ये रखना है कि शॉटकी डिफेक्ट ज़्यादा जनरली ऑब्जर्व होता है। क्लियर? चलो, अब अगर आपने लिख लिया है तो फिर मैं आपसे बात करता हूं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। कौन से डिफेक्ट्स के बारे में? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नाम से पता लग रहा है। देखो, जैसे NaCl या है कोई भी लेटेस्ट ले लो, Na+Cl-, कोई भी आयनिक लेटेस्ट ले लो, AgCl ले लो, Ag+Cl। तो जो कैटायन है उसको हम बोलते हैं मेटल, ठीक, और एनायन को तो हम एनायन ही बोलेंगे, ठीक है। तो नाम से पता लग रहा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अभी तक आपने जो क्रिस्टल देखे उनमें दोनों का रेशियो सेम था, लेकिन जब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा और वो मेटल एक्सेस टाइप का होगा तो उसमें कैटायंस का नंबर एनायंस के नंबर से रिलेटिवली क्या होगा, ज़्यादा। सही है? अब बताओ, एक है मेटल एक्सेस जहाँ पर मेटल ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली दूसरा क्या होगा जहाँ पर मेटल क्या हो जाएगी, कम। तो एक को हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरे को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नाम से पता लग रहा है यहाँ पर कैटायन का नंबर एनायन के नंबर से क्या होगा, कम होगा। तो ये होता है आपके दो और टाइप ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये क्या होता है ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास। मैंने आपको बोला आज मुझसे बोला नहीं जा रहा है, फिर मैं बहुत बोल चुका हूँ, अभी थोड़ी देर और बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ। इसलिए हम क्या करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। अगला लेक्चर अपना लास्ट लेक्चर है, उसके बाद हम मूव करेंगे अपने अगले चैप्टर के ऊपर।